बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया गया है। गो कि इसका ड्राफ्ट जो है वो अभी सामने नहीं आया, लेकिन इसका एक जो कॉन्सेप्ट नोट है वो शेयर किया गया है मीडिया बॉडीज के साथ और सेनेट की कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई है। कुछ सहाफ़ती तंजीमें जो है तो बाकायदा इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, यकसर उन्होंने इसको मुस्तरद किया है। लेकिन हुकूमत का जो मौकफ है वो इसके हवाले से बार बार ये कह रहे हैं कि ये सरासर जो इसका मकसद है वो इस वक्त जो फेक न्यूज की एक भरमार है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो डिजिटल मीडिया हो, इसके जरिए जिस तरह से फैलाव इसका हो रहा है, ये उसकी रोकथाम के लिए है। और दूसरा ये कि जो आम सहाफी जो वर्कर है उसके हुकूक की एक तरह से जो पासदारी है या उसके हुकूक को जो श्योरिटी देने के लिए ये अथॉरिटी जो है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है। इसके खदोखाल को जानना और इसकी जो शिकें हैं वो तो सामने नहीं है, लेकिन इसके जो चार मेन जो बुनियादी निकात हमें अभी जो सामने आए हैं उसके हवाले से हम आज बात करेंगे, ताकि इसके जब तक खदोखाल जो है वो वाज़ेह नहीं होंगे तब तक हम कोई राय इस पर कायम नहीं कर सकते। और इसी के लिए आज हमने अपने जो मेहमान हैं उनको मदऊ किया है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसौता, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर प्रेस क्लब के, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। वेरी वार्म वेलकम सर। सबसे पहले तो अहमद आपसे मैं शुरू करूंगी। मौजूदा जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिनमें पेमरा है, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर है, फिर प्रेस रजिस्ट्रार ऑफिस है, ABC, ITNE, ये तमाम जो पहले से मौजूद बॉडीज़ हैं इनको ख़त्म करके इनको जम कर दिया जाएगा PMDA में। तो जब ये पहले से मौजूद है तो इसकी ज़रूरत क्या थी इनको ख़त्म करें और एक नई अथॉरिटी जो है उसको कायम किया जाए? बिल्कुल जी, थैंक यू। आपके सवाल में ही उसका जवाब है। बेसिकली मीडिया के एहतसाब के लिए, और मीडिया को जब मैं वर्ड मीडिया बोलता हूँ उसमें आपकी प्रेस भी आती है, आपका मीडिया भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया, उसके लिए पाकिस्तान में मुतअद्दिद इदारे हैं जो कि ऑलरेडी क़याम में, जिसमें आपने कुछ का नाम लिया, ITNE है, फिर आपकी प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, फिर आपका पेमरा है, फिर आपकी जो बुनियादी जो फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड्स हैं। सो मेनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस दे आर वर्किंग ऑलरेडी। इन सब इंस्टीट्यूशंस पे गवर्नमेंट के बेतहाशा रिसोर्सेज इन्वेस्ट हो रहे हैं, बेतहाशा फंड्स की जरूरत पड़ती है उनको रन करने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए, उनके अंदर इदारे में लोग बैठे हुए हैं उनकी पेज देने के लिए और वो तमाम चीजें, और काम वो तमाम अपने अपने तय एक ही नेचर का कर रहे हैं, एंड दैट इज के मीडिया का एहतसाब है किसी ना किसी फॉर्म में, जिसमें बेसिकली अगर आप देखें तो पेमरा का काम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करना है। इसी तरह जो इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज है, वो न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज के लिए वहां पर बैठा हुआ है। इन तमाम इदारों को अगर कंसेंसस से देखा जाए, जो आज इस PMDA के ड्राफ्ट को अपोज कर रहे हैं, वो भी इस चीज पर अग्री करेंगे कि इन तमाम इदारों ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह कि इनको परफॉर्म करना चाहिए था। सो लेट्स से उनका आर्गुमेंट ये हुआ कि ये अंडर परफॉर्म। इन तमाम इदारों को कंप्राइज करके, इकट्ठा करके जो गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि एक इदारा क्रिएट कर दिया जाए ताकि मीडिया को विद वन प्रिज्म व्यू किया जाए, और उसमें जो हुक्म है उनको दूर करके इन तमाम इदारों की जो चीजें मिसिंग हैं उनको इकट्ठा करके और हम एक मुरतब करके एक अथॉरिटी बना दें, जिसका ऑब्वियसली पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये तो उसका है एक बेसिक सा। आपने एतराज करने वालों की बात की है तो हमारे साथ चूंकि फारूकी साहब हैं, फारूकी साहब जैसे कह रहे हैं अहमद के एक इदारा होगा वही मॉनिटर करेगा जितने भी मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उनको, इसमें हर्ज क्या है? और पहले जो काम कर रहे हैं इदारे, चाहे वो पेमरा हो, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी क्या कारकर्दगी बहुत अच्छी है? जी बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने ये कि मौका दिया, और ये एक ऐसा इशू है जिस पर मैं ये समझता हूँ कि डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और मीडिया की आज़ादी के हवाले से अगर हम ये देखें तो बतौर सहाफ़ी मैं ये समझता हूँ कि हमारी पोजीशन, एक कारकुन सहाफ़ी के होते हुए हमारी पोजीशन जो है वो इसमें बहुत ही मुश्किल तरीन हो जाती है। हमें अपने इजहार राय के लिए जहाँ एक तरफ हुकूमत की तरफ से बाज़ ऐसे इक़दामात उनको फेस करना पड़ता है, हमें बहुत कम स्पेस दिया जाता है बोलने का, हमें हमारी आवाज़ जो है उसको स्पेस नहीं दिया जाता। वहीं पर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पे पूरा मौका आपको दिया जा रहा है। बड़ी मेहरबानी। और उसके साथ साथ मैं तो दोहरा जो है ज्यादतियों का शिकार हूँ बतौर मीडिया वर्कर, बतौर कारकुन सहाफ़ी के, कि एक तरफ हुकूमत का दबाव मुझे फेस करना पड़ता है, दूसरी तरफ
मीडिया मालकान है जहां पर मैं काम करता हूं, तो वहां मुझे वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता जहां पर मैं बतौर सहाफ़ी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूं, अपना मुद्दा, अपना माफी ज़मीर जो है वो बयान कर सकूं। और आप ये मानते हैं कि अपने इदारों की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसकी वजह दबाव फेस करना पड़ता है, तो बिल्कुल उसका हल ऐसा दे है। रहे हैं ना ये जी बिल्कुल ऐसा PMJ होता के है, अंदर? मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल ऐसा होता है। और इसको मैं बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगा कि इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुकूमत ही का इसके अंदर किरदार है। जो प्राइवेट इदारों के अंदर हमें ये कहा जाता है कि आप प्राइवेट इदारों की बात क्यों करते हैं, कि हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट इदारों को रेगुलेट करते हुए हुकूमत जिस तरह की पॉलिसीज़ लेके आती है और उन्हें इश्तहारात के ज़रिए और दूसरी रेगुलेशंस के ज़रिए जिस तरह से उन्हें कंट्रोल किया जाता है, तो उसका भी अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका विक्टिम मैं बनता हूँ। मेरी आवाज़ दबाई जाती है। मैं जो खबर देना चाहता हूँ वो मीडिया मालकान अपने मफाद की खातिर मुझे वो खबर देने नहीं देते। सो मैं एक दोहरे आजमाइश का शिकार हूँ। ऐसी सूरत हाल में जो हमारी जो बॉडीज़ हैं, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अपना कंसर्न शो किया है। और पिछले 3 दिन लाहौर में, लाहौर प्रेस क्लब के अंदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसकी FEC हुई, फेडरल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है, और उसमें बहुत डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन हुई। पूरे पाकिस्तान से उसके अंदर मंदूबीन आते हैं, और वहाँ पर डिटेल डिस्कशन के बाद हमने इसे रिजेक्ट किया है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि आपने पहले ही कहा, कि ये 2, 3, 4 बॉडीज मौजूद हैं जो मीडिया को रेगुलेट करती हैं, और कवानीन भी मौजूद हैं जहाँ पर उनको भी खत्म करने का इसमें जो किया जाता है। तो वो पहले से अगर कवानीन मौजूद हैं, बॉडीज मौजूद हैं, तो उनके होते हुए ये नया पेंडोरा बॉक्स खोलने की क्या जरूरत है। हम ये समझते हैं कि ये महज इतनी बात नहीं है कि ये पहले से बॉडीज भी काम कर रही हैं, तो उनको अंडर वन अम्ब्रेला हम सिर्फ लाना चाहते हैं और उसको वन विंडो का ऑपरेशन में लेके आना चाहते हैं। बल्कि हम ये समझते हैं कि इसके अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं, हिडन एजेंडा है, जिसके ज़रिए मीडिया के ऊपर ज़्यादा सख्त रेगुलेशंस आ सकती हैं, जिसमें मेरा इजहार राय की आज़ादी मुतासर हो सकती है। ठीक, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। सलमान साहब, उन्होंने कहा कि हमने ये अक्सर मुस्तरद कर दिया है। गवर्नमेंट तो बार बार कह रही है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी आए तरमीम अगर इसमें कोई करनी है तो आपको हम वेलकम करते हैं, बैठें, बातचीत करें। तो ये यकसर मुस्तरद कर देना से बेहतर नहीं है कि बातचीत के जरिए मामलात को तय किया जाए? देखिए, एक बुनियादी बात तो ये समझनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में इस वक्त मीडिया को रेगुलेट करने की डिबेट चल रही है। ये कुछ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, क्योंकि एक बिल्कुल नई जहत है, एक नया दौर है मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बाद जो डिजिटल मीडिया आया है उसने कई जहतें बदल दी हैं। इसलिए दुनिया के जो एकेडमिक्स हैं मीडिया के, वो इस वक्त डिबेट कर रहे हैं कि हमें मीडिया को कैसे रेगुलेट करना है। एक बात तो ये, तो इसलिए ये कोई ऐसे उचंबे की बात नहीं है अगर पाकिस्तान में मीडिया को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस वक्त जो फेक न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट है वो भी पूरी दुनिया में नई डिबेट जनरेट हुई है, क्योंकि हमारे मीडिया के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है। फारूकी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बताइए कि कितने मीडिया एसोसिएशन ने और कितने मीडिया मालकान ने ऐसे जर्नलिस्टों को फारिग किया है जो फेक न्यूज़ की बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू करते रहे, और जो सिर्फ देखिए, एक है खबर का गलत होना, खबर तजिया गलत होना, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा की बुनियाद के ऊपर कॉन्शियसली आप एक प्लांट करके चीजों को प्लान करते हैं। उन चीजों के ऊपर हमारी मीडिया इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ने क्या किया आज तक, जितनी हमारी मीडिया एसोसिएशन है उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, कुछ नहीं हो सका। अच्छा, ये कह देना कि पहले से मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, इसके बाद नई की क्या जरूरत है, तो सवाल यह है कि क्या पहले से जो रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है? पहली बात। मिसाल के तौर पर वर्कर्स की मिसाल के तौर पर वर्कर्स की प्रोटेक्शन का इशू है। आज पाकिस्तान में हर मीडिया वर्कर इस बात का रोना रो रहा है ना कि उसके मालकान उसको तनख्वाह वक्त पे नहीं देते, बल्कि कई महीनों से नहीं देते। उस पर क्या जी उस पर क्या किया हमने, हमारी एसोसिएशन ने क्या किया? अभी आपके सामने एक चैनल जो है वो अभी बंद हुआ है, 200 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। हमने क्या कर लिया सवाए आवाज उठाने की? तो सवाल ये है कि अगर मीडिया को उसमें रेगुलेट किया जा रहा है तो इसमें कोई बड़ी बहस नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक और चीज को समझने की जरूरत है। देखिए, ये जो मुख्तलिफ इदारे हैं, अहमद साहब ने जिस तरह से कहा, इनके दरमियान कोई सिनर्जी नहीं है। पाकिस्तान प्रेस काउंसिल एक आइसोलेशन में काम कर रहा है, पाकिस्तान पैमरा जो है वो एक आइसोलेशन में काम कर रहा है, पीटीए जो है वो एक और आइसोलेशन में काम, इनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, करोड़ों रुपए का बजट लगाने के बाद पूरे साल में 2 से 4 केसेस वो निपटाते हैं, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ इनका एक अम्ब्रेला के आने नीचे में भी कोई मजाक नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फेक न्यूज की डेफिनेशन के ऊपर। मिसाल के तौर पर
बैठिए, मीडिया एसोसिएशन में बैठे, एपीएनएस सीपीएनई बैठ ये जाए। कौन तय करेगा? एतराज ये है कि फेक न्यूज़ अच्छा, है, ये तय जो है, कौन सी नहीं? ये तय अगर रियासत जबरन करेगी तो वो भी गलत है। अगर वो इनवाइट कर रही है और कह रही है कि मीडिया एसोसिएशन मिलकर बैठ कर उस पर बात कर ले और हम इस फेक न्यूज़ की डेफिनेशन पे आ जाए तो इत्तेफाक राय कर ले। ये जो अभी एडिटर्स वगैरह मिले हैं सारे के सारे एपीएनएस सीपीएनई, उसके अंदर एक कमेटी बनी है ना, इस कमेटी ने यही काम करना है कि वो जो फेक न्यूज़ है उसको डिफाइन कर लें कि फेक न्यूज़ से क्या मुराद है। अच्छा, ये डिफाइन करना भी मुश्किल नहीं है। इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बेशुमार हमारे पास फेक न्यूज़ की डेफिनेशंस पड़ी हुई हैं, आप उसको डिस्कस कर लें, जो आपको मॉडिफाई करना है वो कर लें और उस पर इत्तेफाक कर लें। वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट अच्छा, ये करना बड़ा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि ये क्राइटेरिया क्या होगा, ये कौन तय करेगा? अगर फेक न्यूज़ गवर्नमेंट कहती है कि जी ये गलत खबर है, ये फेक न्यूज़ है, ये ठीक नहीं है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, और वो कहते हैं नहीं जी, फिर सबूतों के ऊपर क्या ये तय होगा या क्या होगा इसका? देखिए मिशेल, जो पहली इंपॉर्टेंट बात है ना वो समझनी हमारे लिए ये है कि हुकूमत जो है उसके पास पावर है अंडर आर्टिकल 89 यानी सदर के पास, और वैसे वो हुकूमत इलेक्ट इसलिए हुई है कि वो कानून साजी करे। सही। आर्टिकल 89 जो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर देता है, अगर वो हुकूमत इसका मुसवदा तैयार करके मीडिया के स्टेक होल्डर्स को पेश कर रही है जिसकी कानूनन कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट सतून है, बल्कि चौथा सतून कहा जाता है, उनके आगे रख रहे हैं, तो इंस्टेड के वो उसमें इंप्रूवमेंट्स करें, वो आगे से कह रहे हैं कि हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि उनकी मेजॉरिटी जो लोग वहां बैठे हैं, अगर आप उनसे पूछ लें कि आपने इसकी प्रोविजंस पढ़ी हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जी हम इन प्रिंसिपल इसके खिलाफ हैं लेकिन प्रोविजंस नहीं पढ़ी। अब मैं ये बताना चाहता हूं पब्लिक को थ्रू दिस फोरम कि ये किस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। नंबर 1, इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं कि जो एक सिनर्जी है, जिस तरह कहा इन्होंने कि एक सिनर्जी है डिपार्टमेंट्स की और इंस्टीट्यूशंस की, उन सिनर्जीज को इकट्ठा करके एक इदारा बनाना, उसकी मैं रीजन बता देता हूं। चेयरमैन पेमरा अराउंड 3 मिलियन पे, चेयरमैन आईटीएनई अराउंड 1.5 मिलियन पे, इसी तरह तमाम चेयरमैन प्रेस काउंसिल 15 लाख। किस चीज का दे रहे हैं कि साल के एंड में 1 या 2 केस सुने और उसके बाद सूट कोट शोट पहन के तो हमारे डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको अटेंड करें। इस सब को इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी बात, आपके मीडिया के अंदर इतनी तफरीक कि आपका एंकर ले रहा है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1.5 मिलियन, आपका जो प्रोड्यूसर है उसको आप दे रहे हैं 20,000 रुपया। आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको 500-500 रुपए रखा हुआ है और उनको उसके लिए भी पैसे नहीं दिए जाते। जब वो अपनी आवाज रेज करते हैं, मेरे पास अभी पिछले दिनों एक वर्कर आया, उसने एक बहुत बड़े चैनल के खिलाफ कहा आप लीगल नोटिस लिखते हैं। मैंने लीगल नोटिस लिखा, उस चैनल के ओनर का फोन आ गया, आपका जी कमाल कर रहे हैं आप, इस वक्त उसके पास रिकोर्स नहीं है, तो वो बेचारा क्या करता है, वो प्रेस क्लब जाता है। प्रेस क्लब में फारूकी साहब वगैरह को फिर एक्सर्ट करना पड़ता है प्रेशर, बट दे डोंट हैव अ लीगल मैकेनिज्म। आगे चलते हैं, मीडिया कमीशन की बात करते हैं। इस वक्त भी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स इन प्लेस है। मैं इसलिए आपसे बात करूं कि आई एम आल्सो चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स लाहौर। हमने पता नहीं कितने 100 केस डिसाइड किया है। सेम उसी तर्ज पर एक मीडिया कमीशन बनाया जा रहा है जो आपकी कंप्लेंट सुनेगी। और फेक न्यूज, अब हम आते हैं फेक न्यूज की डेफिनेशन पर, जहां पर आपका सवाल था। ऑफकॉम इंग्लैंड का इदारा है। मेरे एक क्लाइंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने यहां बैठे बैठे ईमेल की इंग्लैंड में, विद इन 15 डेज उन्होंने न्यूज प्रोब की। पाकिस्तान का चैनल जिसको पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान में जुर्माना नहीं हुआ, उसको जुर्माना किया गया, जुर्माना हो गया। व्हाई? बिकॉज दे हैव डिफाइंड फेक न्यूज। और अगर ये चीज नजर आ जाए कि आपकी फेक न्यूज नहीं थी तो वो आपको जुर्माना है। अब ये जो 0 से लेके 25 करोड़ तक का एक बेसिक फिगर दिया गया है, इस फिगर के अंदर आपको कहीं पर भी जाकर वो जुर्माना किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर आपका ट्राइब्यूनल क्रिएट किया गया है, इधर से सीधी अपील जाती है हाई कोर्ट में, जो फैसला करते हैं, और हाई कोर्ट में जाते ही एक स्टैंडर्ड है कि उसको स्टे कर दिया जाता है। मैं बता रहा हूं कि आपको कुछ उस चीजों के मैंने खद्दोखाल किए। फिर इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है कि मीडिया की लिटरेसी के लिए आप इन्वेस्ट करें और उसके अंदर मीडिया की बेहतरी के लिए चीजें सामने लाएं। अब मुझे यह समझ नहीं आती कि एक फेक न्यूज का इशू बना के कि जो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल होगी। जब आप कहेंगे कि वजीर आजम की तलाक होगी और नहीं हुई तो वो फेक न्यूज है। जब आप कहेंगे कि अहमद बनसोदा साहब लाहौर में, नहीं मैं मुझे देखें मैं किसी इदारे का मुलाजिम नहीं हूं। मैं वो बात करूंगा जो हमारे उस्तादों में, जिनमें से एक हमारे साथ बैठे हैं, सही बात सिखाई है। दूसरी बात यह आप कहें जी कि वजीर आजम साहब चाइना गए हैं और वजीर आजम साहब जर्मनी गए हैं, इसमें कितनी मुश्किल है डेफिनेशन ढूंढनी। एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर आप बात करें और आप उन पॉलिटिशियंस को भी सजा दें जो टीवी पर बैठ के गलत बात करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है स्पेशलिस्ट का बोलने का। आप यहां मुझे बुलाते हैं स्पोर्ट्स पे बोलने के लिए, की भी मैंने वकालत है। आप फारूकी साहब को अगर बुला के कहें जी कि आप जरा हमें बताएं स्विमिंग कैसे करनी है, तो उनका काम तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को क्रॉस द बोर्ड आप देखें, हम सबसे ये काम करवाया जा रहा है और मैं उस गुनाह में शामिल हूं कि मुझे टीवी में बुलाया जी आज आप सूबों की तकसीम पे बोलें। मेरा सूबों से कोई ताल्लुक नहीं, आप उस बंदे को बुलाएं। ये भी चीज इसी मीडिया कमीशन ने इंश्योर करनी है और इसी ऑर्डिनेंस से इंश्योर करनी है। बनाना चाहिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इस पे मैं 100%
ऑपोजिशन के साथ हूं। ठीक। उसके अलावा बाकी जो सारी बात है उस पे मैं समझता हूँ इट्स अ फ्रिवलेस बहस। फेक न्यूज, आप क्या नहीं मानते कि फेक न्यूज किस तरह से हमारे मीडिया के अंदर जो है वो चलती है और फिर उसकी वजह से जो उसके असरात होते हैं पूरे माशरे के ऊपर, किसी शख्सियत को लेके आप उसकी किरदार कुशी करते हैं, ये सारी चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए? अगर ये हो रही है, ये आपको नहीं लगता कि जो आप जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं ये आप इसको डिफेंड कर रहे हैं? देखिए अहमद साहब ने जो बातें की, मैं 2-3 बातों का एक एक करके जी। देखिए, आपने जो बात की कि जो इनकी वेजेस इन्हें नहीं मिलती, ठीक है, अगर उन्हें वो कम वेजेस मिलती हैं या उनका जो जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और ज्यादती होती है उनके साथ, तो अहमद साहब इसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत की है। हुकूमत ने आपके लिए कानून, हमारे लिए अखबारी कारकुनों के लिए, सहाफ़ियों के लिए कानून बनाया कि उन्हें वेज अवार्ड के जरिए उन्हें तनख्वाहों का तयन होगा और उन्हें तनख्वाहें इंश्योर की जाएंगी कि वो मिले। अगर उन्हें अभी तक जो 8वां वेज अवार्ड है, अगर उसके मुताबिक भी तनख्वाहें नहीं मिली और ITNE जो उसका इदारा है जो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि उन्हें तनख्वाहें मिलनी चाहिए उसी वेज अवार्ड के मुताबिक, अगर उन्हें नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह है कि वो ITNE का कसूर है। कौन है पीछे? वही हुकूमत तो कोशिश कर रही है ना सुने इस ना, मसले को हल करने के लिए। नहीं सुने ना, उसके पीछे कौन है? वो किसका इदारा है? हुकूमत का इदारा है। पिछले 8 माह से उसका चेयरमैन जो है, चेयरमैन की सीट खाली है, 6 माह से 8 माह से वहां पर नए चेयरमैन का तकर्रुर नहीं हुआ। अगर कहीं किसी जगह पर हुकूमत की अपनी नेग्लिजेंस की वजह से या उनकी अपनी कोताही की वजह से, सुस्ती की वजह से कोई फैसला नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस इदारे को ख़त्म कर दिया जाए। अगर एक गाड़ी मोटरवे के ऊपर एक्सीडेंट करती है तो कार कंपनी जो है वो गाड़ी का ब्रांड बनाना बंद नहीं कर देती। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उन कवानीन को बेहतर कर सकते हैं, आप उन इदारों को बेहतर कर सकते हैं जो काम नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि फेक न्यूज़ की। फेक न्यूज़, मैं ये समझता हूँ कि न्यूज़ होती है या नहीं होती। फेक न्यूज़ कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जितनी जिम्मेदाराना सहाफत हुई है, मैं ये समझता हूँ, ये तो मैं आपकी सुने, बात से मुझे बात मुकम्मल करने, मुझे बात मुकम्मल करने दें। क्योंकि ये फेक न्यूज़ तो इतनी ज्यादा है, उसके असरात आप देखें। प्लीज मुझे बात मुकम्मल करने दें। पाकिस्तान के अंदर आप जरा पीछे नजर दौड़ाएं, हमारी याददाश्त कमजोर होती है। अहम तरीन आपकी पाकिस्तान की सियासी तारीख के, कौमी जिंदगी के हवाले से अहम तरीन मराहिल गुजरे हैं, जिसमें वार ऑन टेरर का एक मरहला है जो पाकिस्तान की, आप ये समझे कि नए सिरे से एक तख्लीक थी। इसमें टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो कमाल का ऑपरेशन किया, जो कुर्बानियाँ दी, उस हवाले से मीडिया का जो किरदार रहा है, इसकी बजाते खुद उसकी बहुत ज़्यादा एतराफ़ किया गया और उसमें हर लम्हे पर पाकिस्तान का मीडिया जो है, मेरा मतलब यह है कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मसाइल हैं उनमें आप देखिए कि क्या है। अगर किसी इंडिविजुअल लेवल पर अगर कहीं कोई ऐसी बात हुई है तो आपको मजमूई तौर पर उस मसले को, उस मामले को पूरे मीडिया के ऊपर आपको उसका इतलाक नहीं किया जा सकता। किसी इंडिविजुअल की गलती, इंडिविजुअल इशू को हम इज्तिमाई तौर पर नहीं ले सकते। चाहूंगी कि ये जो कह रहे हैं कि कवानीन मौजूद हैं, आप बजाय इसके कि उनको इम्प्लीमेंट करें, ये क्या बात हुई कि उनको खत्म करके मैं 2 बातें करता हूं। इन्होंने ITNE की बात की, इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज, उनके 72 डिसीजंस ऑन रिकॉर्ड हैं। एक भी मीडिया मालिक ओनर आगे से उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी मालिक ओनर के खिलाफ एक्शन लिया तो फिर कराची से आवाजें आएंगी, फिर पेशावर से आवाजें आएंगी और हमारी ए ऑर्गेनाइजेशंस फिर बायकॉट कर देंगी। उसमें एक सर फहरिस्त पाकिस्तान का लीडिंग चैनल है, उनके ओनर के खिलाफ एक्शन लिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब बात नहीं है, बिकॉज वो सारे हमारे सीनियर्स हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन सारे पाकिस्तान में चीखें आई कि जी क्यों आपने क्यों एक्शन लिया। अब अगर वेज बोर्ड को आपने इन्फोर्स करना है, उनकी इन्फोर्समेंट पावर्स ही नहीं है, उस कानून में ही नहीं है 1976 का। उसका क्या ले जाता है, ले दे के वो एक फैसला दे देते हैं जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना, मम्मी डैडी सा फैसला। अच्छा जी, दूसरी बात, फेक न्यूज की बात की इन्होंने कि या न्यूज होती है या फेक न्यूज नहीं होती। न्यूज इज समथिंग एल्स। एक सोची समझी तरीके से बैठकर जो कुछ पाकिस्तान में एंकर्स करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने टीवी पे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, या तो हमें इन चीजों का पता था कि आज ये करना है। आज मैंने एक्चुअली ये अल्फाज भी सुने हैं कि जी आज 3 लाशें 3 लाशों पे खेलना है। मैंने ये अल्फाज अपने कानों से सुने हुए, या तो ना सुने हो। तो उस तरह प्रोग्राम होते हैं तो क्या हम उसको इंडोर्स करें? उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में बहुत खूबसूरत सहाफत हुई है, तो मैं उस खूबसूरत सहाफत के हुई है, बहुत अच्छे अच्छे लोग करते हैं, लेकिन उनको रेटिंग्स नहीं मिलती।
रेटिंग्स किनको मिलती हैं? रेटिंग्स उनको मिलती हैं जो सहाफत नहीं कर रहे हैं, वो रेटिंग सहाफत उनको है मिलती नहीं। है। अब फिर मेरे उस्ताद की रूह मेरे में आ रही, रेटिंग्स उनको मिलती है जिस अदारे की उन्होंने तारीफ की है, या तो उधर की इंडोर्समेंट हो। रेटिंग्स उनको मिलती हैं जो सेंसेशनलाइज करके न्यूज को चलाएं। रेटिंग्स उनको मिलती हैं जो खवातीन पर इल्जाम लगाएं, खवातीन के बारे में अजीब अजीब बातें करें। रेटिंग्स उनको मिलती हैं जब वजीर आजम की पर्सनल लाइफ पे प्रोग्राम करें टाइम से पहले। की रेटिंग उनको personal नहीं, मैं life वैसे पे? नहीं, वजीर चाहे आजम पे opposition मैं हो आपको या एग्जांपल्स दे रहा वज़ीर-ए-आज़म हूँ, हो। मैं जनरली नहीं कह रहा, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। रेटिंग उस टाइम पर मिलती हैं जब आप न्यूज ऐसी दे दें जिस पे आप बाद में कहें सॉरी 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 सॉरी। ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एज चेयरमैन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, जिसकी मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता, शौक से काम कर रहा था, मैंने बहुत सारी कंप्लेंट सुनी है जिनके अगर मैं आपको टेक्स्ट बता दूं या आपको बता दूं कि लोग वहां क्या क्या बातें कर गए हैं टीवी पर बैठ के। एक साहब मेरे पास पेश हुए, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। उन्होंने कहा जी ये न्यूज तो मुझे कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मैं इकट्ठे चाय पे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जी फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अभी बतौर विटनेस बुला लेते हैं। इस किस्म के लोगों की इंप्यूनिटी है हमारे पास। कहना एक सहाफी साहब पेश हुए कि ये तो जी कल हम इकट्ठे, मैं और वजीर आजम साहब चाय पे बैठे थे तो ये बात होगी। अब मुझे एक बात बताएं, उस सहाफी को ये पूछ सकता है कि वजीर आजम साहब ने तुम्हें चाय पिलाई, और अगर पिलाई है तो ये बात की है कि नहीं की? कोई नहीं पूछ सकता। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के उन मिडिल क्लास सहाफियों की, उन लोअर मिडिल क्लास सहाफियों की जिनके पास चैनल्स पे फोरम्स हैं, लेकिन उनको लोग इसलिए नहीं देखते कि वो इस किस्म की फजूल बातें नहीं कर सकते, जिनके साथ बहुत सारे पाकिस्तान की सहाफी तंजीमें हैं, लेकिन दे आर फ्रॉम एवरेज मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स। उनके साथ लोग खड़े नहीं होते, मालिकान वहां खड़े होते हैं जहां पर आप न्यूज ऐसी दें जो आग लग जाए। मैं इस पॉइंट पे फारूकी साहब की वजाहत चाहूंगी, लेकिन सलमान साहब पहले ये कि इसमें जो जुर्मानों की बात हुई है, जुर्माने और सज़ा के मुतालिक जो है तजवीज़ दी गई हैं, जिसमें गलत खबर नशर होने पर सहाफ़ती इदारे पर 25 करोड़ जबकि सहाफ़ी पर 2.5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने हैं। सो ये पूरी दुनिया में होता है। अभी इन्होंने इंग्लैंड की बात की, फ्रांस के अंदर भी इसी किस्म के कवानीन जो है वो मौजूद हैं। और इसमें क्या हर्ज है कि आप जब तक इस तरह की आप चीज़ें नहीं लाएंगे तब तक तो मेरे ख्याल में वो एक फियर नहीं देखिए, पैदा होगा। सवाल ये है आप गलत बात बड़े सवाल ये धड़ल्ले है से कि करेंगे। आप किसी के लिए सजा तय करें, अकाउंटेबल करें, वो एक अलग चीज़ है। अब सवाल ये है कि इसके लिए जुर्माना कितना होना चाहिए। ये रियासत ने अकेले ने तय नहीं करना, उसने एक मीडिया एसोसिएशनों के साथ मुज़ाकरात करके, बातचीत करके, गुफ्तो-शुनीद के बाद जो वो करना कह ना, रही है, जो वो कि कह आप भी आइए रही है। बैठिए। अच्छा, अब ये है कि ये चीज़ जब रख दी गई है, इसमें फवाद चौधरी साहब ने भी कई दफ़ा कहा है कि इसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। इसलिए ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको आप हतमी राय समझ रहे हैं, इसमें बातचीत हो सकती है। और ये वाकई बहुत ज्यादा है, मेरे नजदीक भी बहुत ज्यादा है। हमारे जर्नलिस्टों के पास तो इतने पैसे नहीं है जो ना देखे हैं कभी उतने जो वो जुर्माने दे सकेंगे। सवाल सिर्फ ये है, देखिए बड़े पैसे हैं जी नहीं, जर्नलिस्ट के देखिए वो एक खास तबका है, चंद परसेंट है। जर्नल आप देखिए जर्नलिस्टों के पास, वो इन्होंने उनकी बात की। देखिए जनरली बात जो है ना, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि मीडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं है। मैं इसको चैलेंज करता हूं, एपीएन है, सीपीएन, जितने अदारे हैं, इन्होंने कितनी अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करके दिखाए हैं, और हमें वाकई पता चला हो कि फला जर्नलिस्ट के खिलाफ, फला के खिलाफ ये एक्शन हुआ है, फला के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, उसकी प्रोपेगेंडा, उसकी फेक न्यूज, कोई भी चीज। अच्छा, जब आप इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं करते तो फिर एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आती है। देखिए दुनिया के मुल्कों के तजर्बे देखें आप, जहां जहां ये तजर्बे हुए हैं, जहां आपने अपने आप को इंटरनल अकाउंटेबल नहीं किया, फिर वहां एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आती है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये देखिए, इन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया। अभी मैं ये कह रहा हूं कि बात ये है कि आप इसको गुफ्तो शनीद में क्यों नहीं लेके आते। मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, अभी ये बैठे हुए ना, इन्होंने कहा कि हमारा 3 दिन का इजलास हुआ है, कोई मुतबादल ड्राफ्ट दिया है कि जी छोड़, हम इसके मुकाबले में ये एक मुतबादल पैकेज देते हैं। हाँ। अच्छा, यही एपीएनएस का प्रॉब्लम है। ड्राफ्ट की हम जरूरत नहीं महसूस नहीं, करते। आप ये जरूरत कहते महसूस हैं, नहीं करें ना। मुतबादल ड्राफ्ट यही है कि जो पहले से कवानीन मौजूद हैं, पहले से कवानीन आप तो उन्हें बेहतर- सर आप पहले से उन्हें बेहतर करने के लिए बात करें। flexibility पहले तो से कर मौजूद सकते हैं ना। कवानीन आप अगर तो चल रहे होते, अगर आपको अगर वो वो चल रहे दावत होते दे तो रहे फिर तो मुज़ाकरात बात थी ना। अच्छा, अगर वो नहीं चल रहे, अगर वो नहीं चल रहे, आप लेके बैठे ना कि क्यों नहीं चल रहे, कहां पर रुकावट आ रही वो है, इसलिए नहीं चल रहे ना, आगे वो बात इसलिए करें। देखिए, वो इसलिए नहीं चल पा रहे। आपने बहुत बड़े इदारे बना दिए, एक से ज्यादा इदारे बना दिए, उनके दरमियान कोई सिनर्जी डेवलप नहीं कर रही। उसके ऊपर गवर्नमेंट के पास ये मैंडेट है, गवर्नमेंट अगर उसको एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आना चाहती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम सलमान नहीं। साहब, आप सिर्फ ये करें, आप ये कहें कि मेरे देखिए ख्याल ये में जो 5 शिक्के फारूकी साहब का हैं, point of view ले लें अगर ये इसके 5 चीजें आ रही हैं, हमारा मुतबादल पैकेज ये है, आप कह रहे हैं नहीं हमारा मुतबादल पैकेज कोई नहीं है, हम इसको रिजेक्ट बस कर हम रहे इसको हैं, reject और जो कर- पहले से लॉ मौजूद है उसको चलाएं, उसको ठीक करें। फारूकी भाई अगर साहब- पहले से चल रहे होते तो फिर मसला क्या देखिए, था यहाँ पर? कुछ देखें, ये- फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको शो करनी चाहिए। देखिए- आप कम से कम बैठे तो सही। देखिए बात ये है कि ये जो कवानीन हैं, देखने की बात ये है कि ये कवानीन किसके हवाले से बन रहे हैं। ये मीडिया के हवाले से बन रहे हैं।
जब भी और ये जो सुलझे हुए जो मुहज़्ज़म मुल्क होते हैं उनकी निशानी ये होती है कि आप देखें, आप दहशतगर्दी के खिलाफ जब कवानीन बनाते हैं तो आप उसके अंदर आप दहशतगर्दों के साथ कोई उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लेते कि आपके खिलाफ कैसा कानून बनाए। ये सिविल सोसाइटी का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मीडिया, ये जमहूरियत का अहम हिस्सा है मीडिया। इसके बगैर जमहूरियत नहीं, आपकी तो वो तो मुकम्मल कह नहीं रहे हैं है। ना, बार-बार मैं सुन यही तो लेना, आपसे कह तो रही हूँ। यही हम ये कहते हैं कि हमारे बगैर आपकी डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं होगी। No आप doubt, ये बिल्कुल मत ठीक। समझें कि एक तो हमारे यहाँ मसला ये है कि जो भी हुकूमत बात करती है वो ये सोचकर ये बात करती है कि ये हमेशा के लिए हुकूमत है। ऐसा नहीं है। कल यही जो मीडिया के ऊपर आप जो पाबंदी लगा रहे हैं, कल अगर आप इसी पार्लियामेंट के दूसरे एंड पे बैठे होंगे तो तब ये आपको ज्यादा महसूस होगी कि नहीं, ये मीडिया आज़ाद मीडिया होना चाहिए था। और कल को मैं ही आपकी भी बात कर रहा हूँगा। तो मैं ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो मीडिया है ये आपकी सिविल सोसाइटी का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इस पर इसके हवाले से जब भी आपने कोई कानून साजी करनी है तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इसमें आप अपनी सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लें, आप अपने जो मीडिया की जितनी भी यानी आपका एतराज ऑर्गेनाइजेशंस ये हैं है उनको कि साथ पहले लें। से एक मुसव्वदा जो है वो ह्यूमन आ राइट्स जाए की सामने, तंजीमें हमसे जो है पूछा उनको नहीं साथ गया। लें मेरा और उनके मतलब साथ आप ये बैठकर कह रहे बात हैं, करें। आप ये कह रहे छोटी हैं। सी वजाहत कर दूं। और ये बात एक और तरफ ये ये बात कह रहे हैं- हुकूमत की तरफ से भी इंपॉर्टेंट लोगों की तरफ से बात सामने तरफ- आई हमारे यहाँ जब आए हैं, उन्होंने कहा कि हमने ये चीज़ महसूस की है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने कहा, गवर्नर ने कहा कि हम ये महसूस करते हैं कि इसके ऊपर वो प्रॉपर जो है डिस्कशन नहीं हुई, मुशावरत नहीं हुई, तो होनी चाहिए थी। लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया एक छोटी गया। सी बात। एक तरफ इन्होंने कहा कि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद में पूरा डेलीगेशन APNS CPNE एडिटर्स मिले हैं, उन्होंने कहा कि हम एक मुश्तरका कमेटी बना देते हैं। अच्छा, वहां कमेटी बन गई है और उस पर कमेटी ने बैठ के उस पर वर्किंग करनी है, उस पर फेक न्यूज को डिस्कस करना है, सही। और ये इधर से कह रहे हैं कि हमने रिजेक्ट कर दिया। अब मसला ये है ये कि आप ये जो मूवमेंट चल रही होती है उसके अंदर मुख्तलिफ फेजेस आते रहते हैं। वो कहीं पर नहीं, किसी वो ने फिर कोई गलत बैठकर फैसला ये हुआ। कर दिया। नहीं, मैं नहीं ये कहता गलत फैसला हुआ है। देखिए, चलने दे चीजें आगे तो चलें। ये अच्छा, तो चुनाएं अहमद सोचिए। something- मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारे पाकिस्तान के जो मीडिया की बॉडीज हैं जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूं, बिकॉज बाय एंड लार्ज उन बॉडीज को हेड बहुत मुनासिब लोग कर रहे हैं। मैं हम बार बार उस्ताद मोहतरम का इसलिए जिक्र करता हूं कि ये बेसिकली ही इज अ डेमोक्रेटिक पर्सन। लेकिन जो मुझे अफसोस हो रहा है इन बॉडीज पे वो ये है कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का लॉ पसंद नहीं करते, लेकिन 2002 का पेमरा ऑर्डिनेंस पसंद करते हैं। किसके टाइम में आया था? जनरल साहब के टाइम में। अच्छा, उसके बाद वो पसंद करते हैं जनाब प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 2002। किसके दौर में आया था? आमिर के दौर में। वो इनको पसंद है। आज अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट करी, अच्छा जी, प्रेस न्यूज़पेपर एजेंसीज एंड बुक्स रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002, वो भी बड़ा पसंद है। जो जो फौजियों के दौर में लॉ आए हैं, जिनको मैं एज अ लॉयर एंड एज अ मीडिया पर्सन और वट एवर आया, मैं कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करूंगा। उनको पाकिस्तान के वो डार्क लॉज हैं, लेकिन वो ऑर्डिनेंसेस पास हुए, हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी हमें उनके थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है। जितनी पेमरा के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आपको मुझे सबको पता है, जितनी इन सब अदारों में और इन कवानीन के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है हम सबको पता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नीड्स टू बी री रिटन। उसका मैं सबसे बड़ा हामी हूं कि आपको हर चीज बोलने की इजाजत होनी चाहिए। आप जो मर्जी कहें एज लॉन्ग एज इट इज ट्रू, उसमें झूठ कोई ना हो, और एज लॉन्ग एज इट इज कि वो किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ ना हो, जो हमारा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19(a) गारंटी करता है। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पर इंपोज होती हैं, मसलन अब आज अगर आप बैठ के खुदा ना खास्ता मजहब के खिलाफ बात करें, पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ बात करें जो आईनी है, उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं कहता हूं। लेकिन ये कहना कि आपको रोक दे, उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। बट साथ साथ ये भी आपके पास इंप्यूनिटी नहीं होनी चाहिए कि आप बैठें और आप जिस मर्जी की पगड़ी उछालें, एक इदारे के अलावा जिसका आपको पता है कि अगर आप पगड़ी उछालेंगे तो आप पाकिस्तान में मिलेंगे नहीं, वहां पर कोई लॉ की जरूरत नहीं, ये ठीक हो जाते हैं सब, हम भी सारे ठीक हो जाते हैं। डेफामेशन का लॉ इससे पहले मौजूद अच्छा सर, मैं है ना? डेफामेशन पे भी आता हूं। डेफामेशन के लॉ में मैं आपको बता देता हूं, डेफामेशन के लॉ की अच्छी की इन्होंने बात की, डेफामेशन ऑर्डिनेंस 2002, वो आमिर का लॉ। लेकिन उस लॉ में क्या मसला है? उस लॉ में मसला ये है कि जब आप उस डेफामेशन ऑर्डिनेंस के तहत लीगल नोटिस सर्व करके जाते हैं, साल केस चलते हैं। मुझे पिछले 25 साल में कोई ऐसा खातिर ख्वाह केस याद नहीं जिसमें अदालत ने, और मेरी अदालत से शदीद इख्तिलाफ है, कोई ऐसा फाइन किया हो। इंग्लैंड में सिर्फ इतनी बात पर कि मैकडॉनल्ड्स पे हॉट नहीं लिखा हुआ, कॉफी खरीद रही औरत, उसके ऊपर गिरा तो उसको फाइन हो जाता है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यहां पर वो 10-15 हजार रुपए फाइन करके समझते हैं कि मेरी इज्जत और मेरी साख्त, या फारूकी साहब या मेरे भाई, उनकी इज्जत और साख्त बहाल हो जाएगी। तो पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग सेटअप में यू नीड समरी लॉज जिसमें 21 दिन 25 दिन आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, सब मैं ये जवाब इस लेना बात चाहूंगी, को- लेकिन एक ब्रेक पहले ले लेते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को। हमारे साथ रहिएगा।
कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। शौक तेरा गर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। वेलकम बैक। इससे पहले हम बात कर रहे थे, फारूकी साहब, अहमद साहब ने भी जो पॉइंट उठाया वो ये कि जिन अदवार में और जिन लोगों की तरफ से जो जो कवानीन बने, आज आप जिन कवानीन को एक्सेप्ट करते हैं और उनको मानने के लिए तैयार हैं, और उसमें सब जानते हैं कि कितनी आज़ादी थी सहाफत की और कितना आज़ादी इजहार राय था। अब जो अगर एक जमहूरी हुकूमत की तरफ से एक कोई तजवीज़ सामने आई है, उसके लिए आप बात करने के लिए भी तैयार नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें बुनियादी बात को समझना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जितनी गर्द उड़ चुकी है उसमें बुनियादी तौर पर बात यह है कि एक एतमाद की कमी मुझे लगी है कि दोनों तरफ से जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जो ख़ास तौर पर जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया मालकान कह लें, मैं तो अपनी बात करूँगा कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी को जो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अहमद साहब ने बात की कि जो भी कंप्लेंट जाती है अदालत के अंदर उसके ऊपर साल साल फैसला नहीं होता, तो कोई जुर्माना नहीं होता डेफेमेशन लॉ के अंदर। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अब ये 10 करोड़ और 20 करोड़ की अगर जुर्माने लेकर आ रहे हैं, तो ये जुर्माने, इनकी क्या गारंटी है कि ये जुर्माने वाकई इंप्लीमेंट होंगे? चलें हम ये कह लेते हैं कि आपने बना लिया कानून, तो क्या ये जुर्माने इंप्लीमेंट होंगे, लोगों पर आप ये लागू करेंगे, या ये तमाम सख्त सजाएं जो हैं वो आप प्रेशर के तौर पर, प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे? देखा यही गया है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। आप जब भी आप नजर दौड़ाते हैं तो जितने भी कवानीन होते हैं वो आमतौर पर, हम अपनी सियासत में ले लें या सहाफत में ले लें, जितने कवानीन होते हैं उन्हें एक प्रेशर के तौर पर इस्तेमाल, प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसका एक बहुत ही नेगेटिव और मैं समझता हूं कि बड़ा जिसे मोहलक किस्म का इस्तेमाल है, जिससे आपके जो मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको नुकसान पहुंच सकता है। जो आपके मुल्क के अंदर, और मैं अगेन ये कहूँगा कि आज़ादी इजहार जो है ये डेमोक्रेसी की एक इम्पॉर्टेंट शाख है, इसके बगैर डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं होती। तो ये एक लटकती हुई तलवार ना बन जाए उल्टा। और अगेन जब आप मीडिया मालकान को बहुत ही भारी जुर्मानों की तलवार के नीचे लटकाए रखेंगे तो उसका अल्टीमेटली शिकार मैं हूँगा, और जो जितने प्रेशर के अंदर वो आ जाएंगे उसके बाद मेरे लिए वहां पर भी आवाज उठानी। तो वैसे होते और भी गरीब लोग हैं मीडिया मालिकान, और दूसरी बात ये है कि जो इनके जिन एम्प्लॉइज की ये बात कर रहे हैं उनको कौन सा ऑलरेडी तनख्वाह देते हैं? आप कंसेंसस करा लें। मैं खुद विक्टिम हूं जी, मेरा अपना केस अदालत में चल रहा है, लोग हैं, लेकिन आप मुझे बताएं ना, या तो एक तो मुझे ऑनेस्टली फारूकी साहब की बात के बाद उन सब पे तरस आ रहा है कि बेचारे गरीब लोग हैं, लाख लाख रुपया बनाते हैं महीने का, तो उनको कितना मुश्किल होगा। मैं इस पे भी बात करूंगा कि आपने जो बात कर दी ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, 3 साल के अंदर, और जिसमें कोरोना को इशू बनाकर और दूसरी चीज़ों को इशू बनाकर तनख्वाहें रोकी गई हैं, तनख्वाहों के ऊपर कट लगाए गए हैं, लेकिन किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी
इस हवाले से। सर ये आवाज है सर, क्या करें, वो आम पीएमडीए आवाज ज्यादा है, सहाफी तो हमने आवाज आवाज उठाने उठाई। से देखिए आज बात जिसकी यह है जॉब कि को खतरा आप है। बात यह है कि आप ये जो मीडिया की आज़ादी है आप किसी इंडिविजुअल के हवाले से उसे देखना बंद कर दें। आप ये समझे कि ये मीडिया की आज़ादी जो है ये आपकी जमहूरियत के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप इसको इस सेंस में देखें कि ये जब मुतासर होगी, जब आप उन्हें, मैं वही बात जो दोबारा मैं कहूँगा कि अगर आप एक तलवार लटका के रखेंगे मीडिया हाउसेस के ऊपर तो वो भी अल्टीमेटली, यानी आप ये कह रहे हैं कि सहाफी जो freedom of है वो expression दोनों है, तरफ से बात सिर्फ वो freedom of expression के ऊपर ही असरअंदाज होगा। बात ये है कि सलमान पूरी साहब। दुनिया में मीडिया के कानून पहले से भी मौजूद थे ना, वहां रेगुलेशन क्यों हो रही है? वहां तो ये डिबेट नहीं हो रही कि आप पहले से मौजूद कवानीन के ऊपर अमल करें, नए कवानीन ना बनाएं। हर हुकूमत के पास ये मैंडेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसके पास मैंडेट है, पॉलिटिकली मैंडेट है कि वो चाहे तो नए कवानीन बनाए और चाहे पहले से मौजूद कवानीन को वो इस्लाह ये करे। कहते हैं कि अब ट्रस्ट सवाल ये डेफिसिट है, ये देखिए कौन ट्रस्ट मेक श्योर डेफिसिट करेगा जो वो कह रही देखिए है ना, हुकूमत वो करेगी भी। देखिए ट्रस्ट डेफिसिट का कॉन्टेक्स्ट ये है ना कि आपको डिबेट के लिए ओपन किया गया है। ये जो अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते में 2 हफ्ते में मुख्तलिफ मीडिया की एसोसिएशनें जो हैं वो मिल रही है ना फवाद चौधरी साहब के साथ, वज़ारत इत्तलात के साथ, फरूख हबीब साहब के साथ बैठ रही है ना, यही ट्रस्ट डेफिसिट को मिनिमाइज करेगा। आप अपना कंसर्न वहां शेयर कर रहे हैं, वो आपका कंसर्न सुन रहे हैं, उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज डेवलप होगी ना। तो सवाल ये कह देना कि जनाब क्योंकि पहले से लॉ मौजूद है, फिर इसका मतलब है पाकिस्तान में तो कोई नई अमेंडमेंट ही नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पहले से लॉ मौजूद है, आप क्यों अमेंडमेंट कर रहे हैं? आप उसी को ठीक कर लें। देखिए बात यह है कि मैंने जैसे पहले कहा, अगर आप न्यूजीलैंड की मिसाल देखें, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देखें, जर्मनी में देखें, स्वीडन में देखें, जहां जहां ये रेगुलेशन हुई है वहां आज की मीडिया की जरूरत के तहत एक नई रेगुलेशन हो रही है ना, और यहां पे भी होगी। जनाब, सवाल यह है, आप जिन मुल्कों की, सलमान साहब, आप जिन मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं वहां पर एक जर्नलिस्ट जो कमाता है ना, आप उसका अशरे अशीर भी नहीं लेते सर बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे भी अभी कल सवाल ये है ना, बात हो रही थी, गवर्नर साहब कहने लगे, गवर्नर चौधरी सरवर के साथ हम बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि यूके के अंदर एक जर्नलिस्ट जितना कमाता है वो आप तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं सर लेते। यहाँ पे भी जो दूसरी लोग ये बात कमा रहे हैं वहाँ उनके बारे पर- में बताएं ना। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को भी तो दूर करने अब देखिए ना, यहाँ जो जर्नलिस्ट कमा रहे हैं, यहाँ जो जर्नलिस्ट कमा रहे हैं, इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना, मैं कौन होता हूँ ये कहूँ कि ना ये दूर हो। मैं तो दुहाई दे रहा हूँ इसके ऊपर, मैं तो झंडा लेकर बाहर निकला हुआ हूँ कि मेरा जो कारकुन सहाफी है उसका जो इस्तेहसाल हो रहा है, खुदा रहा उसका कोई तदारक किया जाए। तो सर अगर उसका हुकूमत तदारक अगर करने के जिम्मेदार है- लिए पीएमडीसी आ रही है तो आप उसका साथ देना। मैं तो ये तो आप उससे कह रहा हूँ, अच्छा, अगर इसमें उसमें वो कह रहे हैं कि एक वर्कर्स को हम एतराज- प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी जॉब को सिक्योर करेंगे, जो तनख्वाहें तय हुई हैं वक्त के ऊपर वो उनको अदायगी करेंगे, आप ये तो आप पूछें कि उसकी कैसे- हमायत करेंगे नहीं आप करेंगे? अपनी तजवीज़ उसके दें, अंदर- आप बैठें, उसके आप अंदर बात करें। आप ट्रिब्यूनल लेके आ रहे हैं, आप जुर्माने हैवी लेके आ रहे हैं जिसके अंदर मैं सर, उसमें तो मैंने- बहस हो सकती है ना, यही मैं- फिर कैसे यही- बहस कर लें? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जुर्माने, ये ट्रिब्यूनल जो हैं, ये अल्टीमेटली आपकी बड़ी जरूरी फ्रीडम बात ऑफ आप बता रहे एक्सप्रेशन को वो सलब करेंगे। अच्छा वो। सर, ये फ्रीडम एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो अभी भी सलब हो रही है ना, इस लॉ आने से पहले भी सलब हो रही है। सर एक बात जुर्मानों के हवाले से ये जुर्मानों की बात बता दूं। बिल्कुल ही बेड़ा सर गर्क हो सेक्शन जाएगा। 26 ऑफ पेम्ब्रा ऑर्डिनेंस के तहत काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स फंक्शनल है पूरे पाकिस्तान में। सही। हमने पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल को गालिबन अबव 70 केसेस डिसाइड किए, सब में ऑलमोस्ट फाइन है। सारे फाइन हाई कोर्ट से सस्पेंडेड हैं और जो नहीं सस्पेंडेड वो सारे मीडिया मालकान कहते हैं अगर आप ले सकते हो तो ले लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, हुकूमत उनमें से किसी के खिलाफ एक्शन लेगी तो हमारे सहाफी बाहर आ जाएंगे कि बड़ी ज्यादती हुई है, नहीं होती। अच्छा, उसमें से एक सिर्फ आपको केस बता आप ये अज्यूम करके बैठ गए ना, आप नहीं सर, उसे pursue तो करते सर किए, उसको करे pursue तो किया, सही, उसको कौन pursue सी किया है। कहाँ किसी बॉडी सर, ने मैं कोई उसके फिर- खिलाफ मैं एहतजाज body किया ने नहीं, है? लेकिन कहाँ बहुत- किसी पीएफयू मैं ने उसका किसी जवाब प्रेस दे क्लब ने रहा उस केस के खिलाफ जो है आपके सामने खड़ी हुई मैं है? हमारे सामने नहीं कोई खड़े बॉडी हुए। नहीं खड़ी वो हुई ये है। इधर आपके साथ जो इदारा है जिसके आप माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उसके सामने खड़े हैं और एक मालिक के लिए खड़े हुए हैं और उसको जेन्युइन फाइन हुआ है। एक और आपको बात बताऊं, फाइन किस बात पे हो रहा है? पाकिस्तान का सीनियर एनालिस्ट है, विदाउट नेमिंग हिम वंस अगेन क्योंकि सारे हमारे सीनियर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये जो औरत मार्च में झंडा लगाया गया था ना जी, ये तो फ्रांस का झंडा है। अच्छा, उनका अपना झंडा जो उसका कलर वो है। जब उनको बुला के पूछा गया उन्होंने कहा अच्छा मुझे गलती लगी थी, चले लेकिन आप प्लीज फाइन ना करें। हमने कहा जी क्यों ना करें, इतनी बड़ी बात उसके आपने कर दी है। वजह से आपने उनके पीछे पूरे पाकिस्तान के मौलवी हजरात पढ़वा दिए कि वो फ्रेंच झंडा खुदा ना खास्ता ब्लास्फेमी की तरफ बात जा रही है। लेकिन अच्छा, उनको बुलाया, उन्होंने कहा नहीं छोड़ो। उसके बाद उन्होंने कॉलम लिखे, उसके बाद उन्होंने ट्वीट्स की कि ये पैमरा बड़ी है फलाना। 10 लाख तो देने वक्त जिसकी इनकी जो इनका अपना आर्ग्यूमेंट है कि हम छोटा फाइन हो जो कि एग्जिस्टिंग लॉ है, वो तो ये देते नहीं है। अगर इस लॉ को हम सख्त कर रहे हैं और इसकी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, हमसे मतलब गवर्नमेंट जो इन्फोर्समेंट कर रही है, तो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस लॉ में मुझे जो चीज अच्छी नजर आती है कि जो गरीब सहाफी है, जो बेचारा आपका प्रोड्यूसर है, कैमरामैन है, मेकअप आर्टिस्ट है, फलाना है, उनकी तनख्वाहें जो है वो करिए। वो मार्क्सिस्ट बात है, ये कार्ल मार्क्स वाली बात है जिनके ये भी पैरोकार हैं कि ये आज उनके लिए इंश्योर हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान का टॉप टियर है, विच इंक्लूड्स मालकान,
और वो एंकर हजरात जो कि मिलियंस में कमा रहे हैं, उनको ये चीज नहीं ठीक लगेगी, बिकॉज उनका तो उन्होंने एक चैनल से दूसरे पे स्विच करना है, एंड दे आर अ ब्रांड जो कि सेल करते अच्छा, हैं। एक बट इन एतराज लोगों ये बेचारों भी को उठाया पूछने जा को रहा कोई है नहीं। कि जी हर शख्स को ये आज़ादी है कि वो अदालत में जाए अपना कोई भी मामला लेके, अदालत में और तो यहाँ केस पे को आप जाते हाई होते कोर्ट हैं। में तो जाएंगे नहीं, ट्राइब्यूनल है और उसका फैसला भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, सो आपने उसको कैसे निकाल दिया अदालत में के सिर्फ रोल उस को? केस को ले जाया जाता है जिसमें से कुछ ना निकालना हो। ये मैं आपको बतौर वकील ही बता रहा हूँ। अदालत में वही चीजें जाती हैं, आपके जो समरी प्रोसीजर है सिर्फ वो डिलीवर करते हैं, जहाँ ट्राइब्यूनल्स बैठे हुए हैं, जहाँ आपके इंटरनल मैकेनिज्म्स बैठे हुए हैं, जहाँ आपकी लेट्स इनके अंदर इंटरनल कमिटीज होंगी, उसमें बुला के कहा जाता है, आपको प्रेशर से काम करवाया जाता है, भाई ऐसे नहीं ऐसे करें। अदालतों में तो साल केस चलते हैं, जब तक फाइन होना है। मेरा ख्याल खान साहब के ऊपर भी और खान साहब ने खुद भी कम से कम उनको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, 2500 से ऊपर केस होगा जो लोगों पे किए हुए, सब चल रहे हैं। तो फिर ये कौन ठीक करेगा? सर, ये हम नहीं कह अहमद साहब, सकते, ये कौन हम करेगा? अदालत में नहीं हम बोल आप सकते। पूरे का पूरे देखें ना, नहीं, मैं आप नहीं उस पूरे पे बोल सकता। जुडिशियल सिस्टम जो है, आप कह रहे हैं कि वो नहीं, वो सर, डिलीवर नहीं judicial system करता, का भी आप वाला हिसाब है और ना उसके कि अगर हम अपनी accountability खुद करते हैं। अगर हम पैरेलल अगर जुडिशियल लेकिन सिस्टम फारूकी साहब, खड़ा करते judicial जाएंगे system ठीक नहीं तो होता ये तो तो हम ये मसले भी का हल ठीक ना नहीं करें। ये नहीं, तो अगर आप उसके पैरेलल जुडिशरी अगर खड़ी करते जाएंगे तो ये भी तो मसले का हल नहीं है। आप इतना बड़ा जो पैराफर्नीलिया है जुडिशरी का, उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च नहीं होते, तो आप फिर ये बात अगर आप यहाँ पर ये ले रहे हैं कि जो मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसके ऊपर इतने करोड़ खर्च होते हैं, उसके ऊपर इतने करोड़ खर्च होते हैं, उसके ऊपर इतने करोड़ खर्च होते हैं, इसको एक ही बॉडी बना दिया जाए, इखराज जो है वो कम किया जाए, तो आप पूरी जुडिशियल सिस्टम जो है उसके पैरेलल जुडिशियल सिस्टम खड़ा करें, उसके भी तो इखराजात होंगे। पैरेलल नहीं है, कौन है जुडिशियल फोरम से जो पूरी दुनिया में exist सर करता है। मैं तो कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ ना, कि यहाँ पर चूंकि चलिए, डिलीवर नहीं सलमान हो रहा साहब, तो इसलिए सलमान यहाँ साहब पर ऐड करना चाह रहे ये हैं बात ट्रिब्यूनल सिर्फ ये बना हो रही दी है, जाए। एक चीज होती है कि किसी चीज को आप इम्पोज करते हैं, बाय फोर्स मुसल्लत करते हैं जबरदस्ती। अच्छा, यहाँ तो इस वक्त अभी ऐसी कोई चीज नहीं है ना। मैंने आपको कहा है कि APNS भी कंसल्टेशन में है, CPNE भी कंसल्टेशन में है, लाहौर प्रेस क्लब का पूरा डेलीगेशन इस वक्त फवाद चौधरी साहब से मिला है, PFUJ के लोग मिले हैं, अब ये कंसल्टेशन चल रही है ना। इस कंसल्टेशन के नतीजे में हुकूमत को भी कुछ चीजें को अंडरस्टैंड करना होगा, कुछ इनको अंडरस्टैंड करना होगा, और इनके आपस की मुशावरत के साथ कोई चीज बनेगी जो सबके लिए काबिल कबूल होगी। यही चीज इस वक्त लागू होनी चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि हम स्मार्टली कह दें कि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब है कि आप इस्लाहात की तरफ नहीं जाना चाहते। और ये मैं आपको बताऊं, आप जरा ये कैमरा उठाएं और साथ माइक पकड़ें और जरा आम जर्नलिस्टों से जाके पूछें, आपको कोई बंदा शायद ये नहीं कहेगा कि जनाब इस्लाहात नहीं होनी चाहिए, मालकान ये करते हैं, एडिटर्स हमारे साथ ये करते हैं, फला हमारे साथ ये करते हैं, फला हमारे साथ ये करते हैं, इस्लाहात लाएं, इनको बिल्कुल, अकाउंटेबल मैं करें। कहता हूं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप इसी पिछले 3 साल के अंदर 15,000 जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर जो है बेरोजगार वो हुए हैं। बेरोजगार हुआ है। 15,000। अब इसको ये लेके छोटी आए ना, फिगर नहीं है। इसको फारूकी साहब इसको लेके आए PMDC के अंदर। आप तो आप मालकान PMDC को के कौन अंदर लाएगा फवाद चौधरी साहब को किराए कहें कि जनाब हमारे ये जो वर्कर हैं इनको प्रोटेक्शन करने के लिए ये 4 हमारी तजावीज हैं, इसको इसके अंदर इंडज करें। वो आप कर ही नहीं रहे। फिल फॉर उनकी बहाली का मुतालबा करें कि जी स्टेट उनको कोर्स करे कि वो उनको बहाल करे। आप उनसे कहें कि जिन चैनलों ने लोगों के बकाया जात देने, अगर वो बकाया जात नहीं देते तो आप इनके लाइसेंस कैंसिल अच्छा, करें। ये काम जब करें ना आप। ये काम जब साकिब निसार साहब कर रहे थे सारी दुनिया को बुरे लगते थे। हमें उनसे 100 इख्तिलाफात होंगे, उन्होंने बुला के कोर्ट में मालकान से कोशिश की तनख्वाहें देने की, मिली भी उस वक्त लोगों को, लेकिन उस टाइम मीडिया ने उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया कि ये क्या तरीका है, आर्टिकल 1843 का गलत इस्तेमाल है, फलाना है। क्या कर रहे थे वो फारूकी साहब, आपकी तरफ से क्या कोई सिर्फ एक कोई इस context की तरह बात का कर रहा ड्राफ्ट, था। कोई तजावीज जो है वो सामने आएंगी? क्या आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे, बातचीत करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त इस कानून के हवाले से, अथॉरिटी के क़याम के हवाले से जो एक कन्फ्यूजन और कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हो गई है, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपने कदम जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें रोक लेना चाहिए। हमें एक लम्हे के लिए रुक जाना चाहिए और रीथिंक करना चाहिए चीज़ों को, और नए सिरे से लोगों के साथ गवर्नमेंट को ये चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कंट्रोवर्सी है, बिल्कुल। ये भी क्रिएट की गई है कुछ लोगों ने अपने हिडन एजेंडास के तहत। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि ये क्रिएट की गई है। देखें, हम अगेन वही बात है कि मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो मैं दोहरी आजमाइश का शिकार होता हूँ कि अगर एक तरफ मैं अपने वर्कर के लिए बात करता हूँ तो ये मीडिया मालकान को बात बुरी लगती है, अगर मैं आज़ादी इजहार राय के लिए बात करता हूं तो ये हुकूमत को बात बुरी लगती है। तो मैं तो दोहरी आजमाइश का शिकार हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये इस वक्त एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, इसलिए हुकूमत थोड़ी देर के लिए रुक जाए, ठंडे ठंडे सांस लें, एक चंद लम्हों के लिए लंबी लंबी सांसें लें और रीथिंक करें
अपने ये सारे का सारा जो आपका मेरी मसौदा भी- है मेरी इसको भी तजवीज़ ये है, देखें मेरी और भी स्टेक होल्डर्स को तजवीज़ है, स्टेक होल्डर्स से मेरी भी ये दोबारा तजवीज़ बात है, करें मेरी आप। भी तजवीज़ है कि सहाफ़ती दोस्त जो हैं वो भी अपने आप को रीथिंक करें, एक मुतबादल पैकेज लेके आए जो उनके जहन में है, चाहे वो फेक न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो वर्कर्स की प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो उनकी सोशल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। कहें जी ये पॉइंट्स हैं, इसको इंडेक्स करें इसके अंदर पीएमडीसी के साथ, हम आपके साथ हैं। हमारी बॉडीज ने दे दी हैं, क्या दिए हैं? उन्हें अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपका चार्टर ऑफ डिमांड आता है चलिए तो उसको अहमद देखते हैं। अहमद लास्ट कमेंट, उसके बाद में वाइंड अप। मैं समझता हूँ जी इस लॉ का पास होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहली तो बात वही बात, गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है भी किसी भी स्टेक होल्डर से पहले पूछने की, लेकिन वो फिर भी पूछ रही है। पावर टू लेजिस्लेट उनका अवलीन फरीजे में से एक है, उनसे लोगों ने पूछना आपने लेजिस्लेट किया कि नहीं किया। और मीडिया की आज़ादी किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन मीडिया की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, सहाफ़ी जो हैं, उनकी तनख्वाहें भी ना दें, उनको अपने दफ्तरों से धक्के मार के निकालें भी, और फिर आप जाके वो बेचारे प्रेस क्लब के आगे अगर एहतजाज करें वो भी उनको करने से रोका जाए और उनको कहा जाए कि आप मेहरबानी करें या एहतजाज ना करें। आई थिंक उनके लिए सबसे ज़रूरी है कानून, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर तमाम जो फरीकैन हैं वो मुत्तफिक हैं कि मीडिया की जो आज़ादी है उसके ऊपर किसी किस्म की कदगन जो है वो नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात फील करते हैं जर्नलिस्ट और एक ट्रस्ट डेफिसिट है तो मेरे ख्याल में बातचीत ही इसका हल है, मुज़ाकरात इसका हल है। और गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि आप आइए, आप तजवीज़ दीजिए और अगर आप कोई तरमीम चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। सो बातचीत बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दोनों तरफ से दिखाई जाएगी, जर्नलिस्ट जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी दिखाई जाएगी और इसके ऊपर जल्द बातचीत जो है वो शुरू होगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। बहुत शुक्रिया अहमद पंसाता आपका, जावेद फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलमान आबिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिशल बुखारी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।